डॉक्टर संतोष सुमन जी का बहुत बहुत स्वागत है आपका सर TV9 की इस बैठक के खास प्रोग्राम में। और आपके शहर में हम गया में आए हैं, बात करेंगे गया की राजनीति पर भी। कैसी चल रही है चुनाव की तैयारी? अभी सुबह आपके पिताजी भी आए थे, बोल रहे थे कि सीटों के लिए हम प्रयास कर रहे हैं कि हमारी पार्टी कम से कम प्रदेश स्तर की मान्यता प्राप्त पार्टी हो जाए। आप लोगों का क्या प्रयास है इसके लिए? क्या एनडीए में इसके लिए कुछ बातचीत हुई है? अपने तरफ से क्या अलग प्रयास है? निश्चित तौर पर उनका सोचना लाजमी है और पार्टी के संरक्षक हैं और हम लोग की पूरी कोशिश है और एक एक कार्यकर्ता हमारे जो हैं पार्टी के सब चाहते हैं कि हम रिकॉग्नाइज पार्टी हो जाएं। और रिकॉग्नाइज पार्टी को स्टेट पार्टी होने के लिए कम से कम 7 से 8 सीटों की ज़रूरत होती है। 7 सीट भी अगर मान लेते हैं तो हमें 7 सीट हर हालत में जीतना है, उसके लिए हमको ज़्यादा लड़ना होगा। तो निश्चित तौर पर ऐसी बैठकों में जो हमारी इंटरनल बैठक होती है उस पर एक चिंता व्यक्त की गई है और वो चिंता हम लोग सही जगह पर भारतीय जनता पार्टी के फोरम में भी हम लोग उठा चुके हैं और हम समझते हैं कि हम लोग सम्मान के साथ, विचारधारा के साथ एनडीए में हैं। हमारी भावना का वहाँ सम्मान मिलेगा और सब चीज़ ठीक रहेगा। संतोष सुमन जी, मेरा सवाल ये रहेगा कि छोटे दलों के साथ क्या चुनौतियाँ होती हैं? देखिए, सबसे बड़ी चुनौती तो होती है कि आप साधन संसाधन की समस्या होती है। जनता के बीच में हम जाते हैं तो हम थोड़ा समय पर उस हिसाब से नहीं पहुंच पाते हैं जो और बड़ी पार्टियां पहुंचती है दूसरे माध्यम से। हमें खुद अपना मेहनत करना होता है, सारा चीज़ हमें खुद करना पड़ता है। हम अपने पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं और एक ब्लॉक प्रेसिडेंट भी हैं। उस तरह से हम लोग काम करते हैं और सब जगह छोटी पार्टी जब होता है तो एक रिश्ता बनाना पड़ता है, एक पारिवारिक रिश्ता होता है और सबसे मिलजुल करके रखना होता है। हम छोटा परिवार होते हैं, उस छोटे परिवार को बांध के रखना, एक कड़ी में बांध के रखना हम समझते हैं सबसे बड़ी चुनौती है। क्योंकि यहाँ पर कोई बड़ी पार्टी में होता है कि एक हायरार्की होता है, बड़े बड़े पद पर होते हैं तो वहाँ पर अनुशासन भी बहुत ज़्यादा पालन होता है। छोटी पार्टियों में हम समझते हैं, जो छोटी पार्टी कहने का मतलब है जो अभी हम संघर्ष करके निकल रहे हैं, वहाँ पर आपको सबको खुश करके चलना होता है। तो एक सबको खुश करके चलना भी एक बहुत बड़ी चुनौती है और हम उतना हार्ड एंड फास्ट भी नहीं हो सकते हैं अपने कार्यकर्ताओं के साथ। थोड़ा उनका सुनना भी पड़ता है, उनको सुनाना भी पड़ता है। तो ये सब समस्या है। कैसे खुश करते हैं संतोष सुमन जी, जब ऐसी स्थिति में जब उनके पिताजी केंद्रीय मंत्री हैं, संतोष सुमन खुद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं और प्रदेश में भी कैबिनेट मंत्री हैं, पत्नी दीपा जी विधायक हैं, उसके अलावा अब आरोप आप पे ये लगता है कि दामाद आयोग जो नीतीश कुमार पे आरोप लगता है कि आपके घर के जो दामाद हैं वो भी अब सत्ता में है, तो परिवार जब पूरी तरीके से राजनीति में और पूरे सब पोजीशंस पे हैं, तो कार्यकर्ताओं के लिए फिर आप क्या संदेश देते हैं? देखिए, हम लोग कार्यकर्ताओं के साथ हैं, कार्यकर्ताओं की भावना का सम्मान करते हैं। हमारे कार्यकर्ता बैठे हुए भी हैं यहाँ पर और हम समझते हैं कि चुनाव जब पिछली बार भी हम लोग लड़े थे तो हमारे 7 सीट पर हम लड़े थे और अगर उस तरह से आप देखेंगे तो हम 2 सीट उस समय हम लोग लड़े थे, बाकी 5 सीट कार्यकर्ता ही लड़ा था। तो अगर उस रेशियो प्रोपोर्शनेट में अगर देखेंगे तो 5 कार्यकर्ता, साथ में हमारे 5 कार्यकर्ता लड़े थे। और इस चुनाव में भी ऐसा नहीं है, आप जिस ओर इशारा कर रहे हैं ऐसी बात नहीं है। हमारे कार्यकर्ता ज़्यादा लड़ेंगे और परिवार के भी कुछ सदस्य होंगे, इनसे हम इनकार नहीं कर सकते हैं, लेकिन मेरे कार्यकर्ता सर्वोपरि हैं और वो चुनाव लड़ेंगे। लेकिन तेजस्वी यादव तो लगातार दामाद आयोग की बात करते हैं, आपका उस पर क्या टेक है? अब तेजस्वी यादव जी जो खुद कीचड़ में हो दूसरे के ऊपर कीचड़ फेंकने की बात कर रहे हैं। तेजस्वी यादव जी के पूरा परिवार का फहरिस्त है और जहाँ भी वो जाते हैं, अगर उनका शादी का संबंध हुआ है तो वहाँ भी उसी तरह का है। तो उनकी बात को मैं तवज्जो नहीं देता हूँ। हम इतना ही कहते हैं कि हम ऐसी पार्टी हैं, हम पार्टी जो गरीबों की पार्टी है और वो गरीब जो अभी भी मूक दर्शक बने हुए हैं, अपनी आवाज़ को बुलंद नहीं कर पाते हैं। और जब तक हम अपने आप को मजबूत नहीं होंगे, नहीं करेंगे, तो हम अपने आप को बांध भी नहीं पाएंगे। आप देखे ही होंगे कि किस तरह से एक पार्टी थी बिहार में और बिखर गई, 4 वो भी जीते, हम 4 जीते, अपने आप को संभाल कर रखें, एक विचारधारा के साथ हैं। तो उन सब को लेकर के और हमने मिसाल भी कायम की है। अभी कुटुंबा में हमारे सरवन भुइयाँ जी चुनाव लड़े हैं, एक गरीब घर का बेटा जिसके पास चप्पल भी नसीब नहीं, वो किस तरह से चुनाव लड़े। हम सिकंदरा में हमने विधायक भी बनाया है। तो हम कोशिश कर रहे हैं, धीरे धीरे हमारे कार्यकर्ता समझते हैं। अभी आयोग की बात आपने कहा
तो आप तो एक आयोग तो आपको याद आया, आप दामाद जी बोल दिए, लेकिन दूसरे एक व्यक्ति बने उसके बारे में कोई चर्चा नहीं करता। क्यों नहीं चर्चा करता मैं ही नहीं समझ पाता हूँ। कम से कम अगर आप किसी चीज़ का नेगेटिव पहलू और किसी का दिखाते हैं तो वो पॉजिटिव भी दिखाना चाहिए कि हमने मुकेश मांझी को भी बनाया। वो मुकेश मांझी जो एकदम किसी गांव के उस दलित टोला के सबसे किनारे पहाड़ के तलहट्टी में रहने वाला, जिनका घर भी नहीं है, उनको हमने सम्मान दिया। वो प्रफुल्ल मांझी जो रेलवे किनारे एक झोपड़ी बना कर रहने वाले को मैंने विधायक बनाया। इसको कोई नहीं बोलता है, लेकिन कोई जो दूसरी चीज़ होती है वो ज़्यादा नज़र आता है। तो ऐसी बात नहीं है, हम कोशिश कर रहे हैं सबको समाजित करने की। अकेले तेजस्वी यादव नहीं, प्रशांत किशोर भी लगातार हमलावर रहे हैं इस बयान को लेकर। अब प्रशांत किशोर जी अभी नए नए आए हैं, उनके बारे में क्या चर्चा करना। अभी तो टेस्ट होना बाकी है, और वो टेस्ट में फेल तब हो गए जब वो बड़ी बड़ी बात बोले। अब बोले कि हम 4 लोग उपचुनाव होने हैं और हम चारों जीत के दिखा देंगे, तब आप मानेंगे ना। चारों हार गए, तो उनका अभी क्या कहना है। लेकिन डॉक्टर संतोष सुमन उस टेस्ट में पास हुए हैं, सबके सामने है। संतोष सुमन जी के घर में पिताजी सांसद हैं, और अभी इमामगंज का चुनाव हुआ, वो विधायक बनी, चुनाव जीते आप। फिर भी आपको 1 सीट लोकसभा मिली। अभी भी यही चर्चा हो रही है सीटों, 43 सीट, पूरा अनुमान यही माना जा रहा है कि लगभग 43 सीटें आएंगी, जिसमें आप भी लेंगे और चिराग पासवान भी लेंगे, और उसी में उपेंद्र कुशवाहा भी लेंगे। कैसे आप उस दावा करेंगे, आप जब आपके पिताजी खुद कह रहे हैं कि एनडीए की रैलियों में बड़ी भीड़ हमारे कार्यकर्ता जाते हैं, लगभग आधे तक हमारे कार्यकर्ता होते हैं। तो मुझे लगता है कि 20-25 सीटें तो कम से कम आपको मिलनी चाहिए। कैसे इस दावा को मजबूत करेंगे? देखिए, मैंने कहा ना कि हम विचारधारा के साथ जुड़े हुए हैं, और जब हम गरीब लोगों की एडवोकेसी करते हैं तो गरीब को ऐसी कुछ नहीं है, कोई उनका महत्वाकांक्षा नहीं होता है। वो बेचारे यही देख के खुश हो जाते हैं कि मेरा कोई इस स्टेज पर बैठ के आपसे बात कर रहा है, उनको इसी बात में खुशी हो जाती है। तो बात सही है, आपका कहना भी अपनी जगह सही है, और अभी इसका कोई डिसीजन नहीं हुआ है कि कौन कितने सीटों पर लड़ेगा, इसलिए आकलन ही है सिर्फ किसी के बारे में। और आप बोल रहे हैं कि 43 सीट ही हो सकता है, कोई ज़्यादा सीट भी हो सकता है, मान के चलिए कि ज़्यादा हो, 5-10 सीट ज़्यादा भी हो सकता है। अभी उसका हम उस पर कोई चर्चा ही नहीं करनी चाहिए, अभी वो भविष्य के गर्त में है, और 10-15 दिनों के अंदर वो सामने आएगा। और लेकिन आपकी बात मान भी ली जाए तो मैं समझता हूँ कि सब हम लोग हैं, सम्मान के साथ हैं, तो सम्मान के साथ समझौता भी होगा। और सब पहलुओं को लेकर जो मैंने शुरुआत में कहा कि हमको रिकग्नाइज पार्टी बननी है, तो उन चीज़ों को भी लेकर के हम लोग चल रहे हैं। और 1 सीट की जहाँ तक बात है तो निश्चित तौर पर हम विचारधारा के साथ खड़े हैं, और हम 1 सीट के साथ भी उतने मजबूती के साथ रहें जो ज़्यादा सीट लेके भी नहीं रह पाते हैं। तो ये मेरा यूएसपी है। तो विधानसभा में कितने सीटों की मांग कर रहे हैं, और अगर उतना सीट नहीं मिला तो आपका विकल्प क्या होगा? विकल्प भी देख रहे हैं क्या? अब हम लोग कहें ना कि हम लोग इधर उधर ताक झाँक करने वाले आदमी नहीं हैं। हम जब हम यहाँ पर जब सत्ता का खेल खेला जा रहा था, कहने का मतलब विपक्ष के द्वारा अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था, तो हम जैसे लोगों को तरह तरह के प्रलोभन दिए गए, तरह तरह का पद दिया गया, बहुत सारी बातें बोली गई, लेकिन हम इधर सुधर नहीं हुए। हम अपने विचारधारा के साथ, जहां हम थे, जिस गठबंधन के साथ, पूरे चट्टान की तरह खड़े हैं और खड़े रहेंगे। और उसी तरह बिहार के विकास की बात है, किसी एक संतोष सुमन चाहे हम पार्टी की मामला नहीं है, ये बिहार के विकास की बात है। और बिहार का विकास तभी हो सकता है जब हम सब मिल करके एक बहुमत के साथ यहाँ सरकार बनाएं। और जिस रफ्तार से यहाँ विकास हो रहा है, जिस रफ्तार से यहाँ काम हो रहा है, और जिस तरह के हमने हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने वादे किए हैं, और जिस तरह से लोगों के लिए योजनाएं दी है, चाहे वो 25 यूनिट 125 यूनिट बिजली फ्री का मामला हो, सामाजिक सुरक्षा पेंशन का मामला हो, और हमारा बजट का कंस्ट्रेंट है, ये एनडीए की सरकार, डबल इंजन की सरकार, इसको पूरा कर सकती है। अगर गलती से कोई दूसरा आ गया तो उसकी क्षमता नहीं है कि वो सब कर सकता है। वादे करते हैं। ठीक, आप कह रहे हैं कि आप 1 सीट पाने के बाद भी मजबूती के साथ खड़े हैं। मजबूती के साथ कौन नहीं खड़ा है? क्या कोई ऐसी पार्टी भी है एनडीए में जिसने इमामगंज के चुनाव में आपकी मदद नहीं की? आपके पिताजी ने कुछ मंचों से कहा है, क्या चिराग पासवान मजबूती से हैं, आप लोगों की मदद करते हैं? निश्चित तौर पर चिराग पासवान जी भी एनडीए के अहम हिस्सा हैं। और आप लोकसभा चुनाव में देखे होंगे कि हमारे सभी सीटों पर, 1 सीट हमारा लोकसभा में 3 बार आए थे, हम भी उनके सभी सीटों पर गए।
तो ऐसा बात नहीं है, आप जिस ओर इशारा कर रहे हैं, उस समय उपचुनाव था, वो भी झारखंड में नई नई उनकी सीट थी, वो लड़ रहे थे, उनके लिए प्रतिष्ठा का सवाल था, फोकस उनका ज़्यादा था। हमारी फ़ोन से वार्ता हुई थी और कभी कभी कुछ ऐसी बात होती है, कुछ विचार आता है। मान लीजिए कि वर्गीकरण का एक मामला आया था, जहाँ हमारे संरक्षक आदरणीय श्री जीतन राम मांझी जी का विचार और उनके विचार में भिन्नता थी, तो आपके माध्यम से लोगों के सामने आया और वो लोग उससे समझ लिए कि दोनों में बन नहीं रहा है, और उसी तरह से आप भी क्वेश्चन करते हैं और वो तो एकदम खुली किताब है, उसी तरह से जवाब देते हैं। लेकिन ऐसा कोई बात नहीं है। राजनीतिक गलियारों में ये तो चर्चा जरूर होती है कि चिराग पासवान और जीतन राम मांझी में कोल्ड वॉर चल रहा है। कोई कोल्ड वार नहीं है। कोल्ड वार तो अभी तक रसिया अमेरिका में चल रहा, कितनी शांति है। कोल्ड वार की तो शांति का प्रतीक है, लेकिन कोई कोल्ड वार नहीं है। हमारे चिराग पासवान जी एकदम हमारे संरक्षक महोदय के पिता तुल्य मानते हैं, वो भी पुत्र तुल्य मानते हैं, और बड़ा अच्छा है। होता है कहीं कहीं कुछ चीज़ों में पिता अनुभव इनका ज़्यादा है, तो कभी कभी कुछ सलाह दे देते हैं, और सलाह देते हैं तो लोग समझ जाते हैं कि नसीहत दे रहे हैं। पार्टी करीब है आपके एनडीए में? बीजेपी, जदयू, चिराग पासवान की पार्टी भी है, उपेंद्र कुशवाहा भी हैं। किसके करीब अपने आप को पाते हैं आप? प्रधानमंत्री मोदी करीब ज़्यादा पाते हैं? हम एक टीम के रूप में काम करते हैं, और फिर भी जब एनडीए है तो सब लोग करीब हैं, और सब मिल करके हम लोग काम कर रहे हैं। देखिएगा कि प्रचार प्रसार भी हो रहा है, विधानसभा जब भी सम्मेलन हो रहे हैं, सब लोग एक साथ बिहार के विकास की बात कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी को पुनः मुख्यमंत्री बनाने की बात कर रहे हैं। हम लोग प्रधानमंत्री जी के लिए काम की सराहना कर रहे हैं। उनके द्वारा बिहार में जो सौगात दी जा रही है उसकी तारीफ़ कर रहे हैं। तो आप कैसे इसको मान के चलिए, कैसे कौन सा इंडिकेटर आपके पास है कि जिससे आप मापिएगा कि हम किसके करीब हैं? हम सब एक हैं। हम ठीक है, कोई छोटा बड़ा और 5 अंगुली 5 तरह के दिखता है, मुट्ठी बन के ताकत बन जाता है, उसी तरह से एनडीए है। किसी को आप अपने हिसाब से विवेचना कर लें कि वो बड़ी पार्टी है, छोटी पार्टी है, लेकिन जब सब मिल करके हम एक हैं, एनडीए हैं, और 243 सीट पर एनडीए लड़ेगा और सरकार बनाएगा और बिहार का विकास करेगा। संतोष सुमन जी, अभी मांझी जी यहाँ पे आए थे इसी मंच से, उन्होंने ये कहा कि अगर चिराग पासवान मुख्यमंत्री बन सकते हैं तो मेरा बेटा भी होनहार है। देखिए, एक पिता का वो बात है, और वो अपनी जगह पर सही भी हैं, लेकिन मेरा मानना है कि लोकतंत्र है और बाबा साहब ने सबको सम्मान दिया, अधिकार दिया एक वोट देने का, और यहाँ जनता मालिक है। चिराग पासवान जी हों चाहे कोई भी हो, तेजस्वी यादव जी भी लगे हुए हैं, मेहनत कर रहे हैं, सब जनता मालिक है। जनता जिसको चाहेगी उसके चेहरे, उसके सर पर सिरमौर सजेगा, और समय आएगा। हम लोग भी ऐसा नहीं है कि हमें कह दें कि हमारी सोच नहीं है, हमारी भी सोच है, हमारी कार्यकर्ताओं की सोच है, लेकिन जनता फैसला करती है। और अभी जनता हमने तय किया है, हमारे गठबंधन ने तय किया है कि श्री नीतीश कुमार जी हमारे मुखिया होंगे, और अभी कोई वैकेंसी नहीं है 25 में, तो इसकी बात ही नहीं है। आने वाला समय भविष्य के गर्त में है, भविष्य क्या फैसला लेता है इसके बारे में मुझे जानकारी नहीं। जीतन राम मांझी क्यों नहीं? नीतीश कुमार अगर सीएम फेस हो सकते हैं तो जीतन राम मांझी क्यों नहीं? देखिए, जीतन राम मांझी जी सीएम बन चुके हैं, और हम समझते हैं कि जीतन राम मांझी आज भी केंद्रीय मंत्री हैं, और जिस जहाँ से वो निकल के आए हैं, जिस चुनौतियों का सामना किया, संघर्ष का सामना किया, वो जो भी आज है, हम समझते हैं कि उससे वो संतुष्ट हैं। जीतन राम मांझी जी हमेशा हंसते रहते हैं, इसलिए प्रधानमंत्री कहते हैं कि आप हमेशा हंसते रहते हैं। तो हम समझते हैं कि यहाँ पर कोई प्रतिस्पर्धा नहीं है, और अभी हमारे पास सबसे बेस्ट आदरणीय नीतीश कुमार जी हैं। हम सब उनको सीएम बनाने के लिए पूरी कोशिश कर रहे हैं। एक यहाँ के विधायक हैं सर्वजीत जी, सुबह उनका भी इंटरव्यू हुआ मांझी जी के बाद। कह रहे हैं कि जब से नीतीश कुमार की सरकार बनी, नीतीश कुमार ने खूब कोशिश की कि किसी तरीके से दलित महादलित ये समीकरण बना दिया जाए, और किया क्या कि पासवान समाज को अलग कर दिया और एक तरफ सबको कर दिया। पासवान समाज को कुछ सुविधा नहीं दे रहे हैं, और ये सिर्फ चिराग पासवान एक तरीके से, या जो भी लोग हैं, भ्रमित होकर वोट कर रहे हैं। किया कुछ नहीं है इन्होंने। आपका क्या कहना है इसमें? देखिए, हम समझते हैं उनको जानकारी नहीं है। अभी बिहार में सभी जातियां महादलित जातियां में है। वो ऐसा नहीं है कि वो जो कहना चाह रहे हैं कि पासवान सिर्फ दलित है, बाकी सब महादलित है, ऐसी बात नहीं है। सभी एक समय था जब के.पी. रमैया उस समय के तत्कालीन सचिव होते थे, माननीय मंत्री श्री जीतन राम मांझी जी होते थे, तो एक प्रस्ताव था सरकार के पास कि कुछ जातियों को
4 जातियों को छोड़ करके बाकी रेस्ट जो 18 जातियां हैं उनको महादलित कैटेगरी में रखा गया। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री ने फिर इसकी समीक्षा की और सभी लोग फिर महादलित में आ गए और सभी लोग महादलित में भी हैं और अनुसूचित जनजाति जाति में भी हैं। तो हम समझते हैं कि अभी हमारे बिहार में इस तरह का कोई कैटेगराइजेशन नहीं है। दलित महादलित का कोई बंटवारा नहीं है? नहीं, इस तरह के सब हम लोग सब महादलित हैं और अभी सुप्रीम कोर्ट का भी स्टेटमेंट आया, जब जजमेंट आया है कि क्रीमी लेयर की बात है और वही वर्गीकरण की बात कर रहे हैं। इसी में हमारे संरक्षक महोदय और आदरणीय चिराग पासवान जी के साथ थोड़ा सा मनभेद जो भी मनभेद तो नहीं, मतभेद कहते हैं, वो हो रहा है। तो यही मामला है। बाकी हम समझते हैं कि हम लोग सब एससी हैं, एससी जातियाँ जितनी हैं सब एक है और सबको सम्मान अधिकार यहाँ मिल रहा है। कोई यहाँ पर किसी के साथ कोई हम नहीं समझते हैं कि अलग कोई इस तरह से देखा जा रहा है। मुख्य धारा की राजनीति की अगर हम बात करें तो मुसहर, भुइयां या अन्य दलित जातियां जो हैं, कैसे आप आगे लाएंगे उनको? आपके पास मंत्रालय भी है वो। देखिए, जिस समाज का आप नाम ले रहे हैं, बिहार में दलित समाज के अंदर, एससी समाज के अंदर 3 बड़ी जातियां हैं, जिसको भाई रविदास भाई हैं, पासवान जी हैं और हमारी जातियां जिसको मुसहर भुइयां कहते हैं। और एमंग्स ऑल हम समझते हैं कि अगर जो इंडिकेटर्स होते हैं, ह्यूमन इंडिकेटर्स, जिसको शिक्षा, स्वास्थ्य और जो भी आप कहते हैं इकोनॉमिकल आधार है, सोशली, कल्चरली, तो हर चीज़ में ये समाज बहुत पिछड़ा समाज है और जनसंख्या के हिसाब से वो उसको नहीं मिल पा रहा है जो उसको मिलना चाहिए, इसलिए कि वो जागरूकता नहीं है। तो हमारी पार्टी जब बनी थी तो इसी पथकथा पर बनी थी कि हम सभी गरीबों को एक करेंगे, सब गरीबों की आवाज़ बनेंगे, उनको मंच देंगे और हम लोग यही कोशिश करते हैं। हमारे पास पार्टी के अंदर जितने भी कार्यक्रम होते हैं, हमारी यही कोशिश होती है कि उन गरीबों को, गरीब का मतलब जरूरी नहीं है कि भुइयां मुसहर हैं, स्वर्ण में भी गरीब होते हैं, माइनॉरिटी में भी गरीब होते हैं, उन सब गरीबों के पास जाके, क्योंकि सबकी वेदना एक होती है, सबकी सोच एक होती है। आप अगर गरीब को कोई कष्ट है, कोई परेशानी है तो खुद व्यक्त नहीं करता है। अगर वीडियो साहब के पास जाना है, ब्लॉक में जाना है तो किसी तीसरे की खोज में रहता है कि उसको जाए। हमसे भी मिलने आता है तो एक अकेला बात नहीं करेगा, वो पूरे टेम्पू भर के 8-10 टेम्पू के साथ पूरे भीड़ के साथ आएगा और हल्ला करेगा, तब हम पूछेंगे, बताएंगे। तो शर्माते हुए कोई कहेगा तुम बोलो तुम बोलो तुम बोलो, उससे पूछने में मुझे 20 मिनट लगते हैं। और मैं आपको बताना चाहता हूँ उस मंच पर कि कभी कभी कोई आवेदन आता है तो सिर्फ कोरे कागज़ दे दिया जाता है, उसमें कुछ नहीं लिखा रहता है। कागज़ ऐसी सादा कागज 1 फुट साइज़ का एक आवेदन आता है, उस पर कुछ लिखा हुआ नहीं है। कभी कभी आधार कार्ड का फोटोकॉपी मिल जाता है। ऐसे मैं देखा हूँ। अब समझ लीजिए उस समाज के बारे में। तो उस समाज को हमको आगे बढ़ाना है और हम अभी मान लीजिए 1-2% सफल हुए हैं और हम लोग कोशिश कर रहे हैं लगातार कि उनको हम लीडर बनाएं। उनके अंदर जागरूकता, जो राजनीतिक जागरूकता है, उसको हम अंदर से निकालें और जब राजनीतिक भागीदारी, राजनीति के बारे में समझेंगे, अधिकार के बारे में समझेंगे और अपनी भागीदारी सुनिश्चित करने लगेंगे, भागीदारी मांगना शुरू करेंगे, उस दिन जागरूकता आ जाएगा। तो हम समझते हैं अपने आप आर्थिक रूप से और शैक्षणिक रूप से सफल हो जाएंगे। भागीदारी समझ भी लिया, संतोष सुमन को चुन भी लिया, मांझी जी को केंद्रीय मंत्री भी बनाया, वोट किया, आज की सरकार में पूरी भागीदारी है, मजबूत नेता है। इन सब के बाद क्या मांझी समाज, महादलित समाज, दलित समाज, कुछ 2 ऐसी बातें, 2 ऐसी योजनाएं जो लगे कि हाँ बिहार में ये मिला है और ये बहुत ही क्रांतिकारी है, इसका 4 साल 5 साल बाद भी बहुत तगड़ा फायदा मिलने वाला है, कुछ ऐसा आप लोगों का प्रयास? देखिए, अभी जो मुख्यमंत्री जो उद्योग विभाग के अंदर मुख्यमंत्री का जो योजना है जिसमें 10 लाख रुपया हम देते हैं एससी परिवार को और उनको 5 लाख रुपया उनका उसमें सब्सिडी होता है। 5 लाख रुपया बहुत कम इंटरेस्ट पर है। तो ये योजना का भी लाभ उन्होंने बहुत उठाया है, उद्यमी बनना शुरू कर दिए हैं और हर जगह हम समझ रहे हैं कि देख रहे हैं कि लोग अपना काम शुरू कर दिए हैं और छोटे छोटे रोज़गार कर रहे हैं और स्वावलंबन की ओर बढ़ रहे हैं। तो बिहार सरकार की ये बहुत बड़ी योजना है। दूसरी अभी महिलाओं के लिए किया गया है, माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा जो 2,10,000 रुपया देने की बात हो रही है उद्योग लगाने के लिए, मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना, उसके तहत एक जो समाज है ये सबसे ज़्यादा लाभान्वित होने वाला है, क्योंकि ये समाज गरीब है। तो अभी हम उनको अपना उद्यम चुनने के लिए 10,000 रुपया भी दे रहे हैं। उसके बाद वो शुरू करेंगे, वो स्टार्ट करेंगे तो 2 लाख रुपया देंगे, तो ये समाज के लिए गेम चेंजर होगा। और जो सही गरीब समाज है, जो एकदम वाकई में गरीब है, हाँ उन लोगों के लिए नहीं हो सकता जो संपन्न हैं, जो सब चीज़ हैं, लेकिन जो गरीब समाज, मान लीजिए कोई सब्जी बेचता है, मान लीजिए कोई टायर पंचर बनाता है, तो इस तरह के लोगों के लिए वो बहुत महत्वपूर्ण है और पूरे परिवार का वो कर सकते हैं। और हम कोशिश हमारी एनडीए की सरकार की है कि 2 करोड़ 77 लाख परिवार
के हर परिवार को हम दें जो काम करने के इच्छुक हैं, और उसमें मान लीजिए कुछ टैक्स पेयर हैं, उसमें मान लीजिए कुछ संपन्न हैं, लेकिन हम समझते हैं कि सरकार का जो सर्वेक्षण है 94 लाख परिवार जो गरीबी रेखा से नीचे रहती है, वो परिवार उनका सारा चीज़ इसी समाज से भी अब जोड़ सकते हैं, भैया मुसर से भी जोड़ सकते हैं, जो दर्द इनको है जो दर्द उनको है। एजुकेशन या कुछ ऐसा कि डायरेक्ट या कोई ऐसी पहल हो जो उनको बता पाए कि डायरेक्ट हाँ आपको ये फायदा मिल सकता है। निश्चित तौर पर इस तरह का ट्रेनिंग्स भी होता है। दशरथ मांझी कौशल विकास योजना जो SC/ST डिपार्टमेंट के अंदर है, वहाँ हम ट्रेनिंग दे रहे हैं उन लोगों को हम बता रहे हैं। और देखिए, आप जो सवाल कर रहे हैं उसका एक ही निदान है, जागरूकता। जब तक उनको ये पता नहीं होगा ना कि मेरे लिए ये योजना आई है, तब तक वो लेने की कोशिश नहीं करेंगे। तो वो जागरूक करने का प्लेटफॉर्म हम पार्टी ने तैयार किया है, और आज बहुत ज़्यादा आप इससे लगा सकते हैं कि अगर आप 10 साल पहले आप जा कर के एनालिसिस करिएगा, जो रिजर्व कैटेगरी के सीट होते हैं वहाँ ये समाज का लोग एक भी नज़र नहीं आता होगा, इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के रूप में भी नहीं नज़र आता। आज आप देखेंगे तो हर जगह इस समाज के लोग आने लगा, इसका मतलब जागरूक हो गए। विकास मित्र, शिक्षा सेवक जिसको टोला सेवक कहते हैं, करीब बिहार में 10,000 8,000 के आसपास में हैं। उसमें से 30 हम समझते हैं कि विकास मित्र हैं, उसमें से कम आधा से ज़्यादा इस समाज के हैं। तो टोला सेवक हैं कम से कम 35,000 हैं, उसमें 30,000 इस समाज के लोग हैं। तो ये जो बहुत बड़ी योजना जो माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा किया गया था 2016 में, ये भी एक गेम चेंजर के रूप में उस कम्युनिटी में आया। उस कम्युनिटी में जो लोग उस टोले में रहते हैं, उस टोले को एक काम मिला, उस वहाँ के बच्चों को, और आज अच्छा उनका इनकम भी है। हम समझते हैं 22,000 रुपया उनको मिलता है। तो वो वहाँ के बच्चों को पढ़ाने का काम कर रहे हैं, वहाँ के बच्चों को ले जाके स्कूल ले जाने का काम कर रहे हैं। जो ड्रॉप आउट्स था सबसे ज़्यादा इस परिवार में, वो ड्रॉप आउट कम हो गया, तो जागरूकता बढ़ी है। तो निश्चित तौर पर ये सब योजनाएं हैं जो बहुत बड़ी योजना है। हम छात्रावास बना रहे हैं, रेसिडेंशियल विद्यालय खोल रहे हैं। अब सरकार का ये फैसला है कि हम हर प्रखंड में रेसिडेंशियल विद्यालय खोलेंगे। अभी कम से कम हमारे पास 119-20 रेसिडेंशियल विद्यालय जहाँ 1 से +2 लेवल तक पढ़ाई होती है, वहाँ हर तरह की सुविधा है। हम 3300 रुपया महीने में एक बच्चे के खाने के लिए देते हैं, हम कपड़ा देते हैं, अनाज देते हैं, उनको 1000 रुपया देते हैं। तो ये सब जो परिवार के प्रति जागरूकता जो अभिभावक के प्रति आया है, आप विश्वास नहीं करेंगे, इतने होने के बाद भी पहले स्टूडेंट नहीं मिलते थे, कम होने के बाद अब लाइन लगी रहती है उनके बच्चे, उनके अभिभावक के हमारे बेटी और बेटियां चले जा, और हमारी बेटियां अच्छा अब कर रही है। अब कहीं कोई दरोगा बन रही है, कोई सिपाही बन रही है। अब एक समय में, आज से 10 साल पहले की बात मैं बताता हूँ कि मैं अपने समाज का सबसे पहला PhD होल्डर हूँ। ये मेरे लिए गौरव की बात नहीं है, मेरे लिए शर्म की बात भी हो सकती है, लेकिन आज हमारे पास में बिहार से या देश में? देश में तो हैं ही, बिहार ही में हम लोग हैं, देश में भी कोई नहीं, देश का ही पहला मैं हूँ। पहले क्या बात? क्योंकि छोटे कहीं पर है, बहुत कम नगर है, मध्य प्रदेश में आपको मिलेंगे, यूपी में मिलेंगे, वो सब हम लोग की गिनती पर याद है। और अभी तक हम UPSC क्लियर नहीं कर पाए हैं, हम लोग का टारगेट है। तो समझिए हम कितना पिछड़ा थे। लेकिन आज के समय में जो माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा, और टोला सेवक विकास मित्र के मैं बात कर रहा हूँ, वो जो हर टोले में एक बेटा जो एक बेटी हमारी बनी, और वो उस गांव के बच्चों को ले जाके स्कूल तक ले जाए, ये बहुत बड़ा गेम चेंजर की बात है। वही उद्यमी योजना की मैं बात कर रहा हूँ। ऐसे बहुत सारी योजना है अभी, और जो अभी आया है ये है जीविका से अब जुड़ना शुरू कर दी है। तो ये सारे सतत जीविकोपार्जन का जो कार्यक्रम चल रहा है, हर क्षेत्र में हम समझते हैं कि उन लोगों के क्षेत्र में जा करके हम लोग काम कर रहे हैं। आप लगातार योजनाओं की तो बात कर रहे हैं, लेकिन तेजस्वी यादव लगातार आप पर हमलावर है कि NDA जो भी योजना ला रही है बिहार में, वो पहले से डिक्लेयर कर चुके हैं, वो मंचों से उन बातों को बोल चुके हैं। आपका क्या कहना है इस पे? आप कॉपी कर रहे हैं उनके योजनाओं का। अच्छा, एक चीज़ बताइए कि हर चीज़ में एक होता है कि जो सर्विस प्रोवाइडर है, और किसी भी क्षेत्र में पीछे से कोई सलाह दे दिया कि हम बोलें, लेकिन हमको डिलीवर करना है। और कोई भी योजना होता है, और वो कह रहे हैं, वो तो ऐसी बात कह रहे हैं कि मैंने रोज़गार दिया, ये बोल रहे हैं ना। अब वो कह रहे हैं कि हाँ, वो कह रहे हैं कि माननीय नीतीश कुमार मेरी नकल कर रहे हैं। अब वो नीतीश कुमार के बारे में बोल रहे हैं जो राजद को संजीवनी दिया। 17 में डिप्टी CM जो बने हो, उनके मर्जी पर बने। अगर वो अलायंस नहीं करते वहाँ, तो आज राजद का कोई नाम लेने वाला। और उनके लीडरशिप में आज हम मिनिस्टर हैं। अगर मान लीजिए जिस विभाग के हम मंत्री हैं, उस विभाग में कोई योजना होता है, कल हम निकल के कहें कि अरे मैंने किया, मुख्यमंत्री जी नहीं किए, तो ये हम समझते हैं कि संवैधानिक परंपराओं का उनको ज्ञान नहीं है।
कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी किसको कहते हैं उनको पता नहीं है। हम मुख्यमंत्री के प्रति उत्तरदायी होते हैं, उनके प्लेजर पर हम रहते हैं। जब चाहेंगे हमको मिनिस्टर बनाएंगे, जब चाहेंगे हमको हटा देंगे। और उनको समझ में आया कि हम डिप्टी सीएम बनेंगे, वो सुपर सीएम होता है, वो सीएम सुपर होता है, क्योंकि संविधान की जानकारी नहीं है ना, वो पढ़ नहीं पाते हैं। इसलिए कह रहे हैं रोजगार मैंने दिया, मेरे कहने पर नीतीश कुमार ने रोजगार दिया। ऐसी ऐसी बातें कर रहे हैं जिसे सुन के लगता है कि व्यक्ति को कहाँ से ज्ञान आ गया इतना, और या फिर सपने में इतने हैंगओवर उनका नहीं, सपना का जो रात में मुख्यमंत्री बन जाते हैं और सुबह देखते हैं कि हम मुख्यमंत्री नहीं है, तो हैंगओवर रात दिन में भी नहीं टूटता है। तो ये ऐसी चीज़ बोलते हैं जिससे देख के हंसी आती है। कोई भी सरकार, हम आप मान लीजिए कि आप पत्रकारिता कर रहे हैं, आप बड़ी बड़ी बातें कर दें कि मैं वो करूँगा, मैं वो करूँगा, एक दिन का मुझे मुख्यमंत्री बना दीजिए, मैं कुछ भी कर दूँगा, वो तो वही अनिल कपूर वाली बात हो गई। तो उनका कहने का मतलब है कि मैंने किया, लेकिन हम तो कर रहे हैं, हम करके दिखा रहे हैं। ग्राउंड पर हमारी योजना जा रही है, हम 125 यूनिट बिजली फ्री किए हैं। वो बोल रहे हैं कि मेरी सरकार बनेगी। तो सरकार जब बनती तो शायद वो भी कर सकते थे। अब वो शायद का कोई जवाब है? नहीं, वो कह रहे हैं कि नीतीश कुमार कहते थे कि हम ये नहीं कर पाएंगे, और मैंने करवाया नीतीश कुमार से। ओ, नीतीश कुमार जी से जबरदस्ती कराया। आइडियाज देने अब वाले। देखिए कितना आइडिया देने वाले हैं। अब समझ लीजिए, अगर इतने ही आइडियाज होता तो सरकार में 20 में ही बन जाते। तो हो सकता है कि सुपर सीएम वाला वो फील ले रहे हो, इसलिए नीतीश कुमार अलग हुए हो, ऐसा तो कुछ नहीं है। वो देखिए, नीतीश कुमार मतलब मैंने कहा ना, दबाव में रहे हो। मैंने कहा ना कि उस समय भी वो प्रिटेंड करते थे कि हम सीएम हैं, लेकिन सीएम सोच लेने से कोई सीएम नहीं बनता। जनता का आशीर्वाद चाहिए, और जनता का आशीर्वाद अभी उनके साथ नहीं है। गुंडा राज, जिसको जंगल राज हम कहते हैं, और आज भी देख रहे हैं कि खाली थोड़ा सा वो मजबूत होते हैं, अच्छी बात करने लगते हैं तो लोग स्टेज पर डांस करते हैं, कैसी कैसी गाना बजता है, उनके सपोर्टर किस तरह के लोग हैं, क्या क्या करते हैं, जनता समझती है, डरती है जनता उनके उस व्यवहारों से। आज भी ज़मीन, जिस कम्युनिटी की आप बात कर रहे हैं, बिहार में, मगध में, कहीं भी चले जाइए जहाँ उनकी संख्या है, आप सर्वे कर लीजिए, ज़मीन कब्जा सबसे ज़्यादा कौन किए हुए, उनके समर्थक ही किए हुए हैं। आप पूछ लीजिएगा तो सामने से नहीं बोलेंगे, पीछे से डर से बोलेंगे। तो जो अभी आप A to Z की बात करते हैं, फिर आप गमछा घुमाने लगते हैं, तो सबको लेकर जब तक नहीं चलिएगा, आपका जब व्यवहार नहीं होगा, जनता पर विश्वास नहीं करेगी, तो सिर्फ बोल देने से कुछ नहीं होगा। तो उसके लिए काम करना पड़ता है। और किसी की चीज़ को छीन के कह दीजिए कि मेरा है, नकल कर लीजिए, किसी को देख करके कहिए कि मैं ज़्यादा बुद्धिमान हूँ, तो वो नकलची बंदर कहलाता है ना, वो नहीं कहलाता। अब नीतीश कुमार जी से तुलना करते हैं, वो नीतीश कुमार जो जितना उनका उम्र नहीं है, जितना उनका अनुभव है, 20 साल से बिहार के मुख्यमंत्री हैं। हम समझते हैं कि जितना अच्छा उन्होंने गुड गवर्नेंस के जो टायर्ड और रिटायर्ड सीएम, थके हुए मुख्यमंत्री, थके हुए हर बार बोलते हैं। तो उनसे चलवा लीजिए 2-4 किलोमीटर। नीतीश कुमार से ज़्यादा चल देंगे तो हम मान जाएंगे कौन थका हुआ है। अगर ऐसी बात करते हैं, वो चल के दिखा दें नीतीश कुमार जी से ज़्यादा। आप गमछा हिलाने वाली बात की है, उस वक्त तो पीएम मोदी और नीतीश कुमार का भी एक वीडियो ऐसा आया था। तो ये भी कॉपी कर लिया। हाँ। पीएम मोदी भी हिला रहे थे गमछा, कह हमारा गमछा हिलाना भी कॉपी कर लिया है, लोग इतना कॉपी करते हैं। और तो ऐसी क्या बात है भाई, आप क्यों लीक कर देते हो अपनी बात को? अगर आपके अंदर इतनी अच्छी प्लानिंग है, इतने अच्छे आप सोच वाले हैं, तो अपना प्लान को बांध के रखो ना, अपने प्लान को संभाल के रखो, सही समय पर स्ट्राइक करो। क्यों लीक कर देते हो भाई? ये भी तो बात है। अगर बहुत ज्ञानी हैं, ज्ञाता हैं, तो क्यों दूसरे को बता देते हो कि हम ये काम करने चाह रहे हैं? इसका मतलब कहीं ना कहीं उनके टीम में गड़बड़ है। तो जो टीम को जो संभाल नहीं सकता है, वो अपने आप को क्या संभालेगा? कुछ दिन पहले आपका एक बयान आया था कि महागठबंधन का टायर पंचर हो चुका है, 20 से 22 सीट तेजस्वी यादव इससे ज़्यादा नहीं जीतने वाले हैं। किस आधार पर आप? इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि आप देख लीजिए, तेजस्वी यादव जी यहाँ पर अनडिस्प्यूटेड लीडर हैं विपक्ष के, और अपने आप को सीएम के रूप में प्रोजेक्ट किए, बोले भी। अब जब राहुल गांधी जी आए, जो युवराज हैं, शहजादे हैं, यहाँ आए, यात्रा निकालें। अब यात्रा में आपको मैं बता देता हूँ कि गाड़ी में झंडा लाद के आ रहा है उनके कंटेनर में। बेचारे उनके जो सपोर्टर हैं, एग्रेसिव सपोर्टर हैं, अब झंडा उनके हाथ में थमा दिए, ले लिए, सब कांग्रेस दिख रहा है, और उनको सारथी के रूप में ऐसे घेर के बैठा दिए हैं। बेचारे कुछ नहीं कर रहे हैं। मंच पर आप पूछ रहे हैं कि सीएम कौन बनेगा, वो टाल देते हैं, वो बेचारे देख खुश जाने में रह जाते हैं। तो आप समझ लीजिए, वो व्यक्ति जिनके पास क्षमता है, जिनके पास सपोर्टर है, जिनके पास सबसे ज़्यादा यहाँ पर भीड़ है,
वो व्यक्ति इस तरह से हताश हो गया राहुल गांधी जी के सामने, तो समझ लीजिए ऐसा व्यक्ति सोचते हैं कि हम मुख्यमंत्री बनेंगे। ये संभव है? जिनके अंदर अपना विजन नहीं है, जिनके अंदर अपनी कैलिबर का, अपनी क्षमता का पहचान नहीं हो, और अभी जनता दरबार में दिल्ली दरबार लगाने के लिए जा रहे हैं कि वो बुलाया जा रहा है वहाँ के सीट पर गति कर लो, और सीएम का फेस का चेहरा का अभी डिक्लेरेशन नहीं हो रहा है। वो कांग्रेस डिसाइड करेगी, जो कांग्रेस बी टीम है, जो कांग्रेस अगर अकेले लड़ जाए तो एक सीट नसीब नहीं है यहाँ पर, और वो कांग्रेस अब उनको डिक्टेट करना इधर, इनका क्या वजूद है इसी से आप समझ लीजिए। लेकिन प्रशांत किशोर कह रहे हैं कि नीतीश कुमार 25 सीट से ज्यादा नहीं पाएंगे, आ गया तो संन्यास ले लेंगे। अब प्रशांत किशोर जी तो लोकसभा चुनाव में भी कुछ बोले थे, याद होगा आपको, कि 5 सीट से ज्यादा नहीं जीतेंगे। उसके बाद कह रहे हैं तो गठबंधन कर लिए तब ना, अगर उधर रहते हैं तो ऐसा, फिर कुछ बोल देंगे, बहानेबाज। मैंने उनके पास तो भंडार है ना, शब्द का तो भंडार है, कुछ भी बोल सकते हैं। वो कहे कि 5 सीट से नीचे अगर नीतीश कुमार जी ऊपर ले आए तो हम रिजाइन कर देंगे, हम एक काम छोड़ देंगे, बार बार कहते हैं काम छोड़ देंगे। अब कह रहे हैं कि 25 सीट से ऊपर नहीं आएगा, समय आने दीजिए ना, फिर बोलेंगे कि नहीं मैंने तो कहा था कि वो इधर रहेंगे, महागठबंधन के साथ रहें, तब आप सुनने में गलत करिए। तो कुछ बोलते हैं, उनके ऊपर क्या बोलना है। उनकी कितनी सीट आएगी आप लोगों को क्या लग रहा है? अब वो खुद आकलन कर लिए होंगे, वो समझदार तो हैं ही, इस फील्ड के एक्सपर्ट हैं, माहिर हैं। वो दूसरे को, अब जैसे आप फिल्म में डायरेक्टर्स होते हैं, जो डायरेक्टर रहते हैं, कभी नेता नहीं बनते, उनका वही हाथ है। वो तो कह रहे हैं कि अर्श पे या फर्श पे, तो खुद कह रहे हैं ना, वो जान रहे हैं, इसलिए तो ये बात बोल रहे हैं, अर्श पे नहीं तो फर्श पे। वो जान रहे हैं कि हम ऊपर तो जाएंगे नहीं, इसलिए अभी बोल दो कि फर्श पर रहेंगे, तो है ही ना। उनको बहुत तेज है, उनकी बात अगर कहाँ समझ पाइएगा, वो बात में नहीं पकड़ाने वाले। अच्छा ये बताइए, आप कांग्रेस को लेकर कह रहे हैं कि एक भी सीट नहीं जीत पाएगी, ये वोटर अधिकार यात्रा जो निकला उसका क्या इम्पैक्ट आपको लगा? कुछ नहीं, अगर कुछ रियलिटी होता तो इसका इम्पैक्ट होता। अब सच के सामने आईना दिखाइएगा तो कितना जाएगा, किसी का नाम ही नहीं कटेगा, तो फिर वो हल्ला मचाने का क्या फायदा। आप कोई भी व्यक्ति यहाँ बैठे हुए हैं, चाहे गरीब गांव घर में कहीं भी टोले में जाके पूछ लीजिए, वोट देने के दिन जब जाएंगे, उनका वोटर लिस्ट में नाम रहेगा, अपना वोट दे के आएंगे, तो फिर वो यही सोचेंगे कि झूठ मूठ का इन लोग हल्ला कर रहा था। तो वो फिक्स, मैंने समझिए फुस हो चुका है। लेकिन कई मीडिया रिपोर्ट्स ऐसी आई ना जिसमें बीएलओ की धांधलीगिरी देखी गई सामने। हम कितने रिपोर्ट्स ऐसे किए हैं? देखिए, हम कह रहे हैं कि इतना बड़ा नेटवर्क है, 96 करोड़ हमारा वोटर्स हैं इस देश में, और चुनाव आयोग इतनी बड़ी संस्था है, और सबको देखना हुआ, ह्यूमन एरर होता है, कुछ न कुछ गड़बड़ियाँ एक व्यक्ति के द्वारा की जाती है, और इस सिस्टम में आप कितना भी दुरुस्त चुस्त करोगे तो कुछ न कुछ एरर रहे, मार्जिन ऑफ एरर रहेगा, वो एरर है। और वो जो भी ऐसे पाए गए हैं जो गड़बड़ी की है, उनको दंड दिया जा रहा है, वो दंडित किया जा रहा है। एक आखिरी सवाल, चिराग पासवान से ज़्यादा सीट चाहते हैं क्या आप? ये तो बड़ा ही अजीब सा प्रश्न है, और इसका जवाब अभी मेरे पास मिलना नहीं चाहिए है। मैं तो कह रहा हूँ मिलना चाहिए, आप बोलिए ना। नहीं, आपको बहुत धन्यवाद, कैसा आप सोचते हैं, और अभी आप भी सोचिए ना, आप सही कार्यकर्ता हैं, आपके विधायक हैं, आप बोलिए। आप सही आपके पास विधायक हैं, प्रदेश में आपका सहभागिता है, वो तो प्रदेश में सहभागी भी नहीं है। हम लोग देखिए, हम लोग अनुशासन को पालन करते हैं, और एक पद की गरिमा को भी हम बना के रखते हैं। हम जिस पद पर हैं उस पद पर हम इस तरह की बात नहीं कह करके गठबंधन धर्म के साथ हम कोई खिलवाड़ नहीं करेंगे। सही जगह पर अपने कार्यकर्ताओं के लिए हम लड़ेंगे, और उनके लिए चाहेंगे कि मेरा ज़्यादा से ज़्यादा कार्यकर्ता लड़े, और विधायक बन करके लोकतंत्र की जो मंदिर है उसमें जाके अपनी आवाज़ उठाए, जनता की आवाज़ उठाए। चलिए, डॉक्टर संतोष जी को बहुत बहुत धन्यवाद और शुभकामनाएं आपको बिहार चुनाव के लिए। तो ये थे डॉक्टर संतोष सुमन, TV9 के मंच पर। बहुत बहुत धन्यवाद।